हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएं। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड और टॉपिक है क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, या अलग अलग पार्ट्स में भी आ सकता है। और क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स बेसिकली सेक्शन 74 में डिफाइंड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कितने क्लासेस टेन्योर होल्डर के हैं। बिफोर कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 ऑपरेशन में था। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 जब बना था तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 14 टाइप्स के टेन्योर होल्डर्स थे। लेकिन जब से ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 बना है, इसमें अब एट प्रेजेंट 4 टेन्योर होल्डर्स हैं। पहला टेन्योर होल्डर है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। ये सेक्शन 75 में डिफाइंड है। इसको मैं शॉर्ट में याद करने के लिए BTR भी बोलता हूँ। इट इज़ कॉमनली नोन एज दैट बिफोर द डेट ऑफ वेस्टिंग, दैट इज़ 1/7/1952 ऑफ दिस एक्ट, 14 different types of tenures were cultivating land and their legal rights were wholly distinguishable and there was no similarity in their rights। ये वही चीज़ बोल रहा है कि डेट ऑफ वेस्टिंग बेसिकली क्यों बोला जाता है, ये डेट याद रखिएगा, ये कभी कभी इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। 1 जुलाई 1952 डेट ऑफ वेस्टिंग है। बेसिकली इस दिन जो ज़मीनें थी, जो ज़मींदारों से जो ज़मीनें ली थी और जो स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई थी, इसको डेट ऑफ वेस्टिंग बोला जाता है। तो यूपी ज़मींदारी एक्ट 1950 में बना था, तो डेट ऑफ वेस्टिंग मतलब 2 साल बाद सारी ज़मीनें वेस्ट हो गई थी स्टेट गवर्नमेंट को, जो लिमिट के बाहर थी ज़मींदारों की। तो बेसिकली उस समय यूपी ज़मींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में 14 टाइप के टेन्योर होल्डर्स थे या टेन्योर्स थे जो लैंड कल्टीवेट करते थे, और वो बेसिकली बिल्कुल अलग अलग थे, डिस्टिंग्विशेबल थे, उसमें कोई कॉमन सिमिलैरिटी नहीं थी। The Bhumidars who were already existing as transferable rights of Bhumidar on the vesting date and other persons apart from the 3 mentioned have acquired BTR in land by means of sale, gift or trespass or under declaration of title under section 144 of the code। तो ये कह रहा है कि बेसिकली जो पहले भी भूमिधर थे जिनके ट्रांसफरेबल राइट्स थे डेट ऑफ वेस्टिंग में, तो ऐसे पर्सन्स इस कोड में भूमिधर विद BTR मतलब भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बन गए बाय मीन्स ऑफ सेल या गिफ्ट या ट्रेसपास या डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल अंडर सेक्शन 144। द लीगल राइट्स ऑफ भूमिधर इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड इज़ परमानेंट। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स हैं, इनका जो राइट है लैंड में, ये परमानेंट है, हेरिडिटरी है और ट्रांसफरेबल है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, परमानेंट, हेरिडिटरी और ट्रांसफरेबल, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द कोड एंड इज एंटाइटल्ड टू यूज़ द लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस और इट्स एलाइड वर्क अंडर सेक्शन 79। बेसिकली भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हैं, ये लैंड को एग्रीकल्चरल और एलाइड पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 79। इनफैक्ट ये लैंड को अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम राइट्स ऑफ भूमिधर्स डिस्कस करेंगे। सेकंड टेन्योर है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। ये सेक्शन 76 में है। इसको मैं शॉर्ट में याद करने के लिए BNTR भी बोलता हूँ।
तो बेसिकली देखते हैं BNTR क्या है। हिज इंटरेस्ट इन द होल्डिंग इज़ परमानेंट, जैसे BTR की थी परमानेंट, इसकी भी परमानेंट है। हेरिटेबल, हेरिडिटरी मतलब हेरिटेबल भी है, और नॉन ट्रांसफरेबल है। ये इसका डिफरेंस क्या है BTR से? BTR में ट्रांसफरेबल होता है और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल, जैसे कि नाम भी है, तो इसका इंटरेस्ट नॉन ट्रांसफरेबल है। दीज पर्सनस आर एज फॉलोज। ये कौन कौन लोग भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बने? बेसिकली भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बिफोर दिस एक्ट, जो यूपी रेवेन्यू कोड से पहले BNTR थे वो। सेकेंडली, जो BNTR एडमिट किए गए एज़ पर दिस कोड, मतलब यूपी रेवेन्यू कोड में जिन लोगों को हमने एडमिट किया है एज BNTR, ये हम आगे आने वाले उसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से लोगों को BNTR या असामी एडमिट करती है लैंड मैनेजमेंट कमेटी। फिर है पर्सन्स अलॉटेड एनी लैंड अर्लियर और आफ्टर द कोड और अंडर यूपी भूदान यज्ञ एक्ट 1952। ऐसे पर्सन जिनको पहले ही लैंड अलॉट हुई है या कोड आने के बाद अलॉट हुई है या यूपी भूदान यज्ञ एक्ट में उनको ये लैंड अलॉट हुई है, तो ऐसे लोग भी BNTR में आते हैं। फिर है पर्सन अलॉटेड लैंड अर्लियर और आफ्टर द कोड अंडर यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960। तो बेसिकली यूपी इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग में या तो उनको पहले इस कोड के आने से पहले या इवन इस कोड के आने के बाद अगर यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑफ लैंड में कोई लैंड अलॉट हुई है, तो ऐसे लोग भी BNTR में आते हैं। फिर है पर्सन हु वाज अलॉटेड लैंड एज असामी मेंशन्ड इन अर्लियर एक्ट और देयर आफ्टर नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी अंडर सेक्शन 77 and his name is recorded in column 3 of annual register Khatoni since 1407 फसली। however it should not be in excess limit। तो बेसिकली क्या कह रहा है, ऐसे लोग जिनको एज असामी ये लैंड बेसिकली अलॉट हुई थी एक्ट में, लेकिन वो पब्लिक यूटिलिटी की लैंड नहीं होनी चाहिए और उनका नाम जो है वो खतौनी में रिकॉर्डेड था 1407 फसली पे। 1407 फसली बेसिकली डेट ऑफ वेस्टिंग है। हाउएवर इट शुड नॉट बी इन एक्सेस लिमिट, लेकिन अगर वो एक्सेस लिमिट में नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सेस लिमिट में होगी तो क्या होगा, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी BNTR में आते हैं। फिर है ऑल नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स ऑफ भूमिधर शैल एक्वायर द ट्रांसफरेबल राइट्स ऑफ भूमिधर एंड कल्टिवेट द लैंड फॉर एग्रीकल्चरल एंड अदर अटैच्ड पर्पसेस। बेसिकली क्या है, जो नॉन ट्रांसफरेबल BNTR है वो लैंड को कल्टीवेट करेंगे एग्रीकल्चरल या अदर अटैच पर्पसेस के लिए, और बेसिकली उनको वो सारे BTR वाले राइट्स मिल जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट आइदर अलॉटी और लीगल हियर्स विल बी एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट सेल डीड गिफ्ट और विल टू एनी पर्सन, but after such execution the person shall be disqualified from further allotment of land by ग्राम पंचायत और by स्टेट गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बेसिकली क्या मतलब है, अगर कोई BNTR लगातार 5 सालों के लिए वो लैंड को यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, तो 5 साल होने के बाद उसके पास या उसके लीगल हियर जो है उनके पास राइट आ जाएगा कि वो उसको सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, विल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, हमने अभी तक पढ़ा था, अभी तक देख रहे थे कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन या इसमें एक पॉइंट है कि अगर 5 साल तक वो यूज़ करता है तो वो सेल डीड या गिफ्ट या विल के द्वारा दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इसके बाद कभी भी उस पर्सन को फर्दर ग्राम पंचायत कोई और लैंड अलॉट नहीं करेगी या स्टेट गवर्नमेंट उसको लैंड अलॉट नहीं करेगी। इसका बेसिकली पर्पस यही है कि भाई हमने एक बार आपको BNTR बना दिया, एक बार लैंड दे दी, आपने वो लैंड उठा के बेच दी 5 साल बाद, अब आप कह रहे हो दोबारा से हमें वो लैंड अलॉट कर दे स्टेट गवर्नमेंट या वो, तो ऐसा तो नहीं, ऐसा तो ठीक नहीं रहेगा ना। फिर थर्ड टेन्योर होल्डर आ जाता है असामी, सेक्शन 78 में। असामी जो है वो माइनर फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू है, मतलब बहुत छोटा टाइप का टेन्योर होल्डर माना जाता है असामी को। इट अप्लाइज बट to a small number of persons who were non-occupancy tenants under previous law।
ये बेसिकली जो प्रीवियस लॉ था यूपी ज़मींदारी एक्ट 1950, तो उसमें बहुत ही कुछ पर्सन्स थे जिनको एक जो नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स थे, तो बेसिकली उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। अब इनका राइट देख लेते हैं। इनका राइट हेरिटेबल है लेकिन नॉन परमानेंट है और नॉन ट्रांसफरेबल है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हेरिटेबल है, बाप से बेटे को जा सकता है, हेरिडिटरी पास हो सकता है, लेकिन नॉन परमानेंट है और नॉन ट्रांसफरेबल है, परमानेंट नहीं है। When a Bhumidhar leases his land, the lessee is called Asami and his status is analogous to that of subtenant और शिकमी काश्तकार। बेसिकली जब भी कोई भूमिधर अपनी लैंड को लीज पे देता है तो लेसी जो होता है, जो किराएदार होता है, उसको असामी बोलते हैं और उसका स्टेटस बेसिकली एक सब टेनेंट जैसा होता है या शिकमी काश्तकार जैसा होता है। फर्दर देर आर सर्टेन लैंड्स अंडर सेक्शन 77 which Bhumidhar rights cannot be given, and if such land is given to Land Management Committee (LMC) or other body, then the person shall be Asami at the sweet will and mercy of गांव सभा or the landholder। इसमें ये कह रहा है कि कुछ लैंड जो है 77 में पब्लिक यूटिलिटी की जो लैंड्स होती हैं वो बेसिकली उसमें भूमिधरी राइट्स नहीं दे सकते, उसमें आप मिल्कियत नहीं दे सकते किसी को। तो ऐसी लैंड अगर अलॉट करी है लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ टाइम के लिए, तो बेसिकली वो ऐसा आदमी उसमें असामी कहलाएगा और वो लैंड बेसिकली जो अलॉटमेंट है वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी की मर्जी के ऊपर है कितनी देर तक वो उसको देती है। ही इज़ नॉट होल्डिंग द पोजेशन ऑन बिहाफ ऑफ गांव सभा और लैंड होल्डर, बट ही हैज़ द वेस्टिज ऑफ टाइटल टू इट एंड होल्डर्स ऑफ हिज ओन बिहाफ and can set up his possession against the landholder till formality prescribed by law is undertaken by the landholder and he is evicted by the process of law। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि बेसिकली लैंड होल्ड कर रहा है वो गांव सभा या लैंड होल्डर के बिहाफ पे होल्ड नहीं कर रहा है, उसका अपना उसमें एक टाइटल है, उसका एक अपना उसमें एक तरह से इंटरेस्ट है अपने अपने खुद के दम पर। और जब तक कि लैंड होल्डर या गांव सभा उसको जो फॉर्मेलिटी है लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के थ्रू नहीं निकालती, तब तक उसको कोई और इविक्ट नहीं कर सकता। बेसिकली इसको करने का ये रीज़न है कि अगर बेसिकली इफ़ ही इज़ लेफ्ट एट द स्वीट विल एंड मर्सी देन ही कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द लैंड जस्ट आफ्टर ही पुट्स इन ऑल हिज लेबर एंड क्रॉप इफ़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। बेसिकली ये हुआ ना, अगर उसको कभी भी गांव सभा या टेन्योर होल्डर्स को ये कह सकता है भाई यार तुम कल से नहीं इस लैंड पे आओगे, तो कल को उसने उसमें खेती करी है, उसने मेहनत करी है, तो वो उसको उसका बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई इस प्रोसीजर से ही आप असामी को उसमें से निकाल सकते हो। ए टेनेंट वुड बी एंटाइटल्ड टू ए नोटिस एक्सपायरिंग विद द एंड ऑफ फसली ईयर so that he may not be evicted after the crop is ready for harvesting and may not be exposed to unfair treatment at the hands of landholder। तो जो ऐसा टेनेंट होगा उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई फसली ईयर जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये ज़मीन खाली करनी है, जिससे कि वो अपना हार्वेस्ट वगैरह जो उसने मेहनत करी है वो उसका फल ले पाए। सो असामी बेसिकली अब क्या है, फोर क्लासेस के असामी होते हैं। पहले जिनको प्रीवियस लॉज में अलॉट हुई थी लैंड, इस कोड के यूपी रेवेन्यू कोड कमेंस होने के टाइम पे उनको लैंड अलॉट हो चुकी थी। सेकेंडली पर्सन्स अपॉइंटेड बाय लैंड मैनेजमेंट कमेटी बाय अ भूमिधर एज ए लेसी ऑफ लैंड। भाई किसी भूमिधर या लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने किसी पर्सन को लेसी बनाया है, मतलब एक लंबे टर्म का किराएदार बनाया है। थर्डली पर्सन हु इज़ एडमिटेड बाय एलएमसी और पर्सन एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 77। तो बेसिकली पब्लिक यूटिलिटी की लैंड अगर उसको कुछ टाइम के लिए दी गई है तो ऐसा कोई पर्सन के द्वारा या लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा दी गई है, तो ऐसे में वो पर्सन असामी इस टाइप से भी असामी हो सकता है। फिर है पर्सन हु इन एनी अदर मैनर एक्वायर्स द राइट्स ऑफ एन असामी अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ, कि भाई किसी पर्सन को इस लॉ में या किसी और लॉ में वो असामी के राइट्स एक्वायर करता है। फिर आ जाते हैं फोर्थ टाइप के टेन्योर होल्डर पे, जिसको कि बोलते हैं गवर्नमेंट लेसी।
ये सेक्शन 147 से 142 के बीच में डिफाइंड है, जो कि चैप्टर 10 का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि भाई डिफाइन गवर्नमेंट लेसी। तो गवर्नमेंट लेसी कौन होता है? ऐसा पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड लैंड कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द कोड, सच पर्सन शैल हैव पोजेशन इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज। बेसिकली कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इस कोड के प्रोविजंस के विरुद्ध, मतलब इस कोड के प्रोविजंस के अगेंस्ट या इस कोड के प्रोविजंस के अलावा लैंड अलॉट करी गई हो, तो ऐसा पर्सन, जो कि बेसिकली वो किससे डिटरमिन होगा? वो कोड से डिटरमिन नहीं होगा उसका टेनेंसी, उसकी टेनेंसी डिटरमिन होगी जो लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके द्वारा। सच ए लेसी कैनॉट बी इजेक्टेड एज पर दिस कोड एक्सेप्ट वेयर ही डज एन एक्ट इन वायलेशन ऑफ द लीज। तो ऐसे पर्सन को आप इजेक्ट नहीं कर सकते इस कोड के प्रोविजंस के द्वारा, अनटिल अनलेस वो लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट नहीं कर देता। अंडर सेक्शन 149 he can be ejected if he has not deposited rent and other dues within a period of 6 months, misutilized land, lease period expired and not renewed, lessee expired without leaving any legal representative। तो बेसिकली ऐसी कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशन में अंडर सेक्शन 149 क्या कंडीशन वो बोली गई है, कब वो इजेक्ट किया जा सकता है? कि भाई अगर उसने रेंट डिपॉजिट नहीं किया, 6 महीने हो गए, 6 महीने तक उसने ड्यूज़ अपने डिपॉजिट नहीं किए, उसने लैंड को मिसयूटिलाइज़ किया है, जिस पर्पज़ के लिए उसको अलॉट हुई है उसने उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करी, उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया है, फिर लीज़ का पीरियड ही एक्सपायर हो गया और लीज़ आगे फर्दर टाइम के लिए रिन्यू नहीं करी गई है, तो ऐसे में उसको बोला जा सकता है कि आप लैंड खाली करो, या उसको इजेक्ट करवाया जा सकता है। और लीज़ एक्सपायर्ड विदाउट लीविंग एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सपोज़ लीज़ का पीरियड टाइम है लेकिन वो आदमी मर गया है, लेसी मर गया है और कोई इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ऐसे में वो फिर उसको चली जाएगी, जिसने उसको, मतलब बेसिकली उसके मालिक के पास दोबारा चली जाएगी वो लैंड। ऐसे केसेस में क्या है, लैंड जो है उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास चली जाएगी और अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के पास रिवर्ट बैक हो जाएगी या स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी। फिर ट्रेसपासर का गवर्नमेंट लैंड पे से इजेक्टमेंट जो है वो सेक्शन 151 में डिफाइंड है, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, इतना ही आप जान लें कि 151 में इसका इजेक्टमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न दिया हुआ है। गाइस बहुत ही प्रिसाइज वे में लेकिन सारे पॉइंट्स कवर करते हुए हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है। फटाफट आपको रिकैप करवा देता हूँ। क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर हैं सेक्शन 74 में मेंशन्ड है, BTR सेक्शन 75, BNTR सेक्शन 76, असामी सेक्शन 78 और गवर्नमेंट लेसी सेक्शन 147 से 152 और चैप्टर 10 में। तो आप अगर ये पॉइंट्स भी अच्छे से याद रखेंगे, इनको एलैबोरेट करके लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस।